हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड 2019 के सिलेबस में एक चैप्टर है कोशिका और इसके कार्य। तो आज हम कोशिका या सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल, जैसे कहा गया है कि सेल इज ए यूनिट ऑफ लाइफ। ये यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे मेड बाय द, वो बने होते हैं एक सेल से। सेल का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मीनिंग होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या स्मॉल एक प्लेस या स्मॉल रूम, और वो स्मॉल रूम से मिलके ही सारे जो लिविंग है वो बने हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सेल सबसे पहले कौन डिस्कवर किया। 1665 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने एक कॉर्क मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़े में जब वो ऑब्जर्व किए तो ऑब्जर्व करने के क्रम में ही उन्होंने देखा कि ये लकड़ी का टुकड़ा छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है। तो उसको सेल या सेलुली नाम दिए। प्रारंभिक स्तर पे उसका नाम सेलुली दिए। उसके बाद वो मॉडिफाइड हो गया, सेल हो गया। बहुत पहले की बात है, 1665 में जो सेल को डिस्कवर किए 1665 में। लकड़ी का टुकड़ा वो एक डेड सेल थी। लकड़ी में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए थे, तो वो एक डेड, लकड़ी तो डेड ही है, लिविंग था नहीं। लिविंग सेल डिस्कवर करने का श्रेय जो है एंटोन वॉन लीeuwenhoek को जाता है, जो फर्स्ट टाइम बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किए। तो इस तरह से 1672 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek बैक्टीरियल सेल डिस्कवर किए। तो दो साइंटिस्ट सेल को अगर आप पढ़ते हैं तो दो साइंटिस्ट प्रारंभिक रूप से दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना जरूरी है कि सेल को पहली बार डिस्कवर किए रॉबर्ट हुक ने, और जो एक डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी तो मरा हुआ है। लेकिन जीवित सेल को डिस्कवर किए एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, जो एक बैक्टीरियल सेल थी। एंटोन वॉन लीeuwenhoek को एक्चुअली कहा जाता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। तो उन्होंने बहुत सारी सेल को डिस्कवर किया, उसमें से फर्स्ट टाइम जो रेन वाटर में बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया। अब हम देखते हैं कि सेल के कंपोनेंट क्या है। सेल तो हम लोग जान गए कि एक स्मॉल रूम है जो जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल रूम से बने हुए हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स होता है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा जो ऐसा एक बॉडी है जो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है। लाइफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ की क्या क्वालिटी है, या लाइफ की क्या विशेषता है। तो लाइफ की विशेषता ये है कि सबसे पहले इसमें ग्रोथ होती है, इसके साइज और शेप में चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम। मतलब टाइम के अगेंस्ट ये साइज चेंज करता रहता है। तो ऐसा कोई बॉडी हो जो जिसमें चेंज होता रहता है टाइम के साथ, आप कह सकते हैं कि उसमें लाइफ है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहली क्वालिटी है कि उसमें ग्रोथ है। ग्रोथ इसमें है, वो बढ़ता है और उसके साइज चेंज होता है, तो उसमें कह सकते हैं कि वो लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, और भी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है जो रिस्पॉन्स करता है। अगर आप उसको जो आउटर सराउंडिंग है उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स करने की क्वालिटी है। तीसरा बात है कि उसमें एक्सक्रीशन है,
उसमें रिप्रोडक्शन है, अपने जैसा दूसरा बनाने की क्वालिटी है। जैसे मटर है, कोई भी पौधा ले लीजिए, कोई भी एनिमल ले लीजिए, वो अपने जैसा दूसरे को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये 6 क्वालिटी है जो किसी भी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, तो ये कह सकते हैं कि उसमें लाइफ है। तो ये जो 6 क्वालिटी है, वो उस लाइफ का यूनिट क्या है? सेल। जैसे कहा गया है कि लाइफ की यूनिट ये है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, स्टिमुलस टू स्टिमुलाई मतलब आउटर सराउंडिंग को रिस्पॉन्स देता है। तो ये सारी चीजें जब कहा गया है कि यूनिट में, सेल में, पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है, तो ये सब सारी चीजें सेल में भी होती हैं। तो सेल भी ये सारे लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक, जो लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ, और अदर कैरेक्टरिस्टिक, वो सेल में भी होता है। इसीलिए कहा गया है यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वो संरचना में भी इकाई है, मतलब सबसे स्मॉल पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो चाहे व्हेल हो और चाहे स्मॉल अमीबा हो, यूनिसेलुलर हो, या ह्यूमन हो, या बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो, छोटे लेवल पे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि छोटे लेवल पे आपको एक स्मॉल कंपार्टमेंट मिला जो एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो संरचनात्मक रूप से हो गया। और क्रियात्मक, वो क्रियात्मक में भी स्मॉल है। क्रियात्मक किसे मतलब कि सारी सेल में ग्रोथ होता है, सारे सेल में क्वालिटी है कि वो 1 से 2 बन जाती है, 2 से 4 बन जाती है, सारे सेल में। विदाउट ग्रोथ के नो सेल, कोई भी सेल इस पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सारे सेल में मेटाबॉलिज्म है, सारे सेल में एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्रियात्मक इकाई। तो सेल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों है। अब देखते हैं कि सेल के कंपोनेंट क्या है। सबसे बड़ा कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन। सभी सेल के चारों ओर जो भी रूम है सेल का, आउटर, क्योंकि रूम जब कहा गया कि स्मॉल रूम है तो रूम में बाउंड्री वॉल होगी, क्योंकि बिना बाउंड्री के रूम कैसा। तो सारे सेल के चारों ओर एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सभी सेल में पाए जाते हैं। विदाउट सेल मेम्ब्रेन कोई भी सेल का अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे एक एक्सेप्शन है वायरस। तो वायरस को इसीलिए कहा गया है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। वो लिविंग भी जब वो सेल में एंटर करता है तो लिविंग जैसा बिहेव करता है, और सेल से बाहर निकल गया तो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है। तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास नहीं है, तो नॉन लिविंग में भी चेंज होता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक एब्सोल्यूट, मतलब बहुत जरूरी है किसी भी सेल को सेल कहने के लिए। अगर सेल मेम्ब्रेन न रहे तो आप किसी सेल को सेल न कह सकते हैं, न वो सेल के जैसा परफॉर्म कर सकती है। जैसे वो ये जो ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स है, ये सारे एक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो बाउंड्री, बिना बाउंड्री के रूम में रहेगा ही नहीं, तो रूम का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन
जरूरी रूप से पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन एक आता है कि सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? पहला इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जैसे आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े कि फूड के कंपोनेंट क्या है। फूड के कंपोनेंट प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स, फाइबर और ये एक और कंपोनेंट है। तो ये सब फूड के कंपोनेंट हैं। तो इसी में से सब मिलके आपके शरीर के सारे जो सेल है, टिश्यू है, वो बना रहे हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। इसकी बनी होती है प्रोटीन एंड लिपिड। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का है। ये लिपिड की बाई लेयर होती है और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे फिक्स होते हैं इस तरह से। आप कह सकते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, उसमें फिक्स है, जंक्शन जैसा। और लेयर किसकी है? ये लिपिड की। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब आपको 1.5 लाख गुना मैग्नीफाई या बड़ा करके दिखाएगा, तो तब आपको ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसी दिखाई देगी। ये प्रोटीन और लिपिड का 2 लेयर है, उसमें लिपिड की 2 लेयर है और उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे फिक्स। ये तो हो गया इसका कंपोजिशन कि सेल मेम्ब्रेन 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड। दूसरी चीज है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, ये कैसे बिहेव करती है किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स को इंटर करने या फिर अपने पूरे सराउंडिंग को अच्छे से रखने के लिए इसका क्वालिटी क्या है। ये तो कंपोजिशन हो गया, इस चीज से बनी हुई है, लेकिन ये बिहेव कैसे करती है। अगर बिहेव के बारे में बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव मतलब इसके पास ऐसी क्वालिटी है कि ये किसी भी चीज को सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी और कौन सी चीज अंदर नहीं जाएगी। इस क्वालिटी के कारण ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेम ही कोरिलेट वाले वर्ड हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, इसमें सिलेक्शन की क्वालिटी है, ये सेलेक्ट कर सकती है किसी भी आउटर मटेरियल को कि वो मटेरियल अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये इसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन की क्वालिटी है सेलेक्टिव परमिएबल। तो 2 चीजें आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानना है। एक तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और दूसरी कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है। और इसका एक एक्सेप्शन ये है कि वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाती, जिसकी वजह से वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच अपना घूमता रहता है। ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ जानकारियां। दूसरा है साइटोप्लाज्म। जैसे आप सेल ये है, मान लीजिए एक रूम है, सेल का एक फॉर्मेशन है। सेल के अंदर एक लिपिड फिलर है जो न सॉलिड है
लिक्विड, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में स्टेट है जिसे कहते हैं कोलाइडल। क्योंकि सॉलिड आप जानते ही हैं, लिक्विड आप जानते ही हैं, जैसे क्रीम है तो क्रीम को आप तो न लिक्विड कहेंगे न सॉलिड कहेंगे। तो और क्रीम से भी थोड़ा सा पतला रहे, जैसे इस समय चल रहा है सैनिटाइजर जो आप खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, उसका जो स्टेट है वो तो न लिक्विड कहेंगे न सॉलिड कहेंगे। उस स्टेट को बोलते हैं, जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में है, उस स्टेट को बोलते हैं कोलाइडल फॉर्म। तो इस सेल के बीच में एक कोलाइडल फॉर्म में लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक अलग क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म में 99% वाटर ही है और ये मटेरियल मिक्सअप, लेकिन उसका जो मीडियम है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक वाटरी टाइप लिक्विड है जो जिससे सेल फिलअप है, और इसका जो स्टेट है वो कोलाइडल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म सच ऐसा लिक्विड है जो सेल के अंदर भरा हुआ है और उसका फॉर्म लिक्विड है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जो संरचना है जो सेल के अंदर पाई जाती है, स्फेरिकल और राउंडेड, एंड मतलब इसकी क्वालिटी ये है कि ये सारे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करती है। क्योंकि सेल के कंट्रोल करने वाला भी चाहिए, विदाउट कंट्रोल तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट योर सराउंडिंग। तो सेल के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल करती हैं। तो अब ये सेल के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूरे बॉडी को, क्योंकि सेल को कहा गया है कि ये यूनिट है, जब ये यूनिट है तो इस यूनिट को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, तो आपकी पूरे बॉडी को भी इसमें ऐसा मटेरियल है कि जो आपकी पूरे बॉडी को भी कंट्रोल कर रही है। तो न्यूक्लियस एक स्फेरिकल राउंडेड संरचना है जो लगभग सभी सेलों में पाई जाती है। विदाउट दिस सेल का जो कंट्रोलिंग पावर है वो खत्म हो जाएगा और सेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी या फिनिश अप हो जाएगी। तो जब सेल कंट्रोल करती है इस पूरे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है पूरे सेल को, तो इसमें भी कुछ मटेरियल होगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन भी बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, वैसे भी इसमें भी कुछ मटेरियल होगा जो इसको इस टाइप का बनाता होगा, जो मैसेज इसका स्टोर है, कंट्रोल करने वाला मैसेज। तो आगे हम देखेंगे। इस समय हम ये बताना चाह रहे हैं कि सेल, मोस्ट ऑफ द सेल, लगभग सभी सेलों में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके एग्जांपल्स ये हैं कि विदाउट न्यूक्लियस एक आपकी सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जब मैच्योर होती है या सब उसमें जो कंपोजिशन है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जब बनने लगता है तो वो ग्रोथ के टाइम में उसमें न्यूक्लियस डिजेनरेट या खत्म हो जाता है, इसीलिए इसे कार्पोसिल्स कहते हैं। अगर
अब दूसरे कहीं पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल्स लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है रेड ब्लड कार्पसेल्स। कार्पसेल्स इसीलिए कहते हैं कि उसमें न्यूक्लियस है तो है ही नहीं, तो आप सेल कैसे कहेंगे? तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है 120 डेज, ये खत्म हो जाते हैं। तो इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऑक्सीजन को ले जाने का काम है, ये आरबीसी करता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऐसा कहा गया है कि सभी सेल में न्यूक्लियस होता है और एक होता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन आपको जानना है, उसके अपवाद क्या है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कुछ सेल ऐसी हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसे आपके मसल सेल्स। ह्यूमन बॉडी की मसल सेल में उसका संरचना ऐसे होती है, रॉड सेल। इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल में। तो ये कुछ एक्सेप्शन है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए रॉबर्ट ब्राउन ने 1839 में। देखिए कितना गैप है। सेल डिस्कवर 1665 में और न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ 1839 में। देयर इज ए बिग गैप। तो जब भी रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तो उनको पता नहीं था कि हम क्या डिस्कवर कर रहे हैं, इसका क्या हमारे सराउंडिंग में इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, जो एक मेन कंपोनेंट है। अब सेल के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उसे कहते हैं, जो स्मॉल जो सेल को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करती है, उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल या सेल के अंगक। तो न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। इससे बड़ा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता सेल के अंदर। तो विदाउट न्यूक्लियस आरबीसी है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है मसल सेल में। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस को बनाता है कि वो सारे चीजों का मैसेज स्टोर करे और वो कंट्रोल करने के लिए मैसेज देता रहे। तो जैसे सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। उसी तरह न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो डीएनए और दूसरा है न्यूक्लियस। जो सेल को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से। अगर न्यूक्लिक एसिड न रहे तो वो न्यूक्लियस नहीं कंट्रोल कर पाएगा। जैसे आपका कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप है, अगर सीपीयू न रहे तो आपको मॉनिटर में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। उसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड इसका हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क किस फॉर्म में है? डीएनए और आरएनए के फॉर्म में। डीएनए आरएनए एक बहुत बड़े पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत बड़े केमिकल का ग्रुप है, और वो केमिकल का ग्रुप न्यूक्लियस को बनाता है इस तरह से कि वो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सके। जैसे डीएनए का फुल फॉर्म है
डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसे डी जहां पे लिखा हुआ है डीई, कहीं पे भी किसी बुक में या जहां, डी मीन्स होता है लैक। लैक मतलब उसमें कमी है। किसकी कमी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी है। और कहां पे कमी है? राइबोज। राइबोज एक शुगर है, जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, C6 आप जानते हो, H12O6। उसी तरह राइबोज में 5 कार्बन है। ये 5 कार्बन वाला जो राइबोज है वो केवल डीएनए में पाया जाता है। तो अगर इस राइबोज में एक ऑक्सीजन कम रहे, यहां पे 6 ऑक्सीजन होना चाहिए, एक ऑक्सीजन कम रहे तो उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। एक ऑक्सीजन कम वाला राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर वही ऑक्सीजन पूरा रहे तो उसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज आरएनए का फुल फॉर्म। ये डीएनए और आरएनए दोनों मिलके ये पूरे न्यूक्लियस को इस तरह बनाते हैं कि सेल में होने वाले सारे फंक्शन को कंट्रोल करता। तो संरचनात्मक रूप से एक ऐसा ये पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुलक, जो छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, जो उसमें राइबोज एक शुगर है, और इसके अलावा और भी 2 चीजें इसमें मिली हुई। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो आपको 2 चीजें, एक तो केमिकली ये बना हुआ है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए को क्या कहते हैं कि पॉलीमर बहुलक है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए क्योंकि मैसेज तो उसमें बहुत सारे सेट हैं और बहुत सारे मैसेज सेट होने के लिए उसके पास इस तरह का बनावट चाहिए जो उस मैसेज को स्टोर कर सके। बहुत लंबी चेन है, तो वो चेन बनी हुई है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके जुड़ते जाते हैं इस तरह, और एक डीएनए का चेन बनाते हैं, और इसी में मैसेज स्टोर है। जैसे आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, तो इंसुलिन पैनक्रियाज की जो सेल बनाती है, उसके सेल में इस टाइप का मैसेज स्टोर है कि वो, आप पढ़े हैं कि प्रोटीन के जो सिंपल फॉर्म है जिसे कहते हैं एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड्स को एक स्पेशल अरेंज में सेट करने के लिए मैसेज आता है। कहां से? डीएनए से आएगा। तो डीएनए में मैसेज जो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में जाएगा। न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही है, तो ये सेटिंग है एमिनो एसिड को सही से अरेंज करने के लिए। और जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन बेसिकली प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। उनका नेचर प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन से बने हुए हैं, तो एमिनो एसिड है उसमें। तो एमिनो एसिड ऑल्सो ए पॉलीमर ऑफ प्रोटीन जो है वो भी एमिनो एसिड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ डीएनए
डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो जब उसको प्रोटीन बनाना होता है तो एक पॉलीमर दूसरे पॉलीमर को बनाने का संदेश देता है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? तो इसमें तो एक राइबोज शुगर है और दूसरा बेस है और तीसरा है पेंटोज, तीसरा है फास्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। और ये जैसे यहाँ पे एक है ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, ये सब जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जुड़ते इस तरह का संरचना बनाते हैं। ऐसी संरचना आप देख रहे होंगे बहुत सारी बुक में, बुक के पेज पे बना हुआ है, कवर पेज पे ही बना हुआ है। एक डीएनए की संरचना है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स, जिसे ये मान लीजिए सपोज दैट कि ये शुगर है और बेस यहां लगता है और ये फास्फोरिक एसिड है, शुगर फास्फोरिक एसिड और बेस। अब ऐसे एक सीरीज ऐसे जा रही है, एक सीरीज ऐसे आ रही है, दोनों लपेटे हुए हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया था इस मॉडल को, और उन्हीं ने बताया था कि क्योंकि बहुत टाइम तक 1953 आप समझ सकते हैं कि इससे पहले एक मिस्ट्री था कि जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो किस चीज से बना हुआ है जो उस सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। बाद में पता चला कि ये एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है और ग्रुप ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। दोनों सब मिलके न्यूक्लियोटाइड बना और न्यूक्लियोटाइड बन के डीएनए बना जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब तो इस तरह से आप देखें कि डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है राइबोज बेस और फास्फोरिक एसिड से, और डीएनए एक बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। आज के लिए इतना है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।